हे गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग का पार्ट 3। इस पार्ट के बाद आपके ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज़ वन वेयर। जो बॉटम अप मॉडल होता है करिकुलम का, वो क्या होता है? तो पहला वाला ऑप्शन है आपका अ नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन विथ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स। तो ये तो आपका होगा नहीं। बॉटम अप क्या होता है? मतलब जैसे अपन ABCD से स्टार्ट करके जो फिर हायर लेवल तक ले करके जाते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम। तो इसमें देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली। ऑप्शन थर्ड है आपका द करिकुलम दैट अलाउज स्टूडेंट्स मोबिलिटी विथ इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलर एक्टिविटी। तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एक ऐसा करिकुलम जो स्टूडेंट्स की मोबिलिटी को फ्रीडम अलाउ करता है ना। उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसकी चॉइस रहती है, बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस रहती हैं, ठीक है। द करिकुलम दैट अलाउज द फ्रीडम फॉर स्टूडेंट्स मोबिलिटी विथ इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलर एक्टिविटी। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? जब हम लोग लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के, जैसे आपके घर की लैंग्वेज या फिर मदर टंग जो आप अपनी सराउंडिंग से ही सीख लेते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुनते हैं या मतलब कम्युनिटी को बोलते हुए सुनते हैं, ठीक है। तो वो वाली लैंग्वेज के लिए आप ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज को उठा लेते हो अपनी सराउंडिंग से। उसकी कोई आप प्रॉपर ग्रामर वगैरह प्रैक्टिस नहीं करते, उसको सीखते नहीं हो। वो हमारे ब्रेन की इनेट कैपेसिटी की वजह से ही अपन सीख जाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ऑप्शन 3 है आपका, सॉरी क्वेश्चन 3 है आपका, करिकुलम डेवलपमेंट फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस कौन सा है इन ऑप्शंस में जिसको फॉलो करते हुए चलता है? पहला है आपका फॉर्म्यूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो क्या ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट ही फॉर्मुलेट कर देगा? तो ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका यहीं से गलत हो गया। सेकंड में भी सेम ही दिया है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में ही। फिर है आपका सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, डायरेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कर लिया जाता है। पहला होता है इसका असेसमेंट ऑफ नीड्स, है ना। सबसे पहले पता लगाएगा कि नीड्स क्या है, उसके बाद फिर क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करेगा, फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेगा या लर्निंग एक्सपीरियंस को, उसके बाद होगा इवैल्यूएशन पे जाएगा। तो थर्ड वाले का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्कशीट, ठीक है। जो स्टूडेंट ए है और जो स्टूडेंट बी है, ये दोनों एक दूसरे से ही क्वेश्चन पूछते रहे हैं और आंसर भी बता रहे हैं एक वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या होगा आपका? ये एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी होगी, या फिर एक रोल प्ले होगा, एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, या फिर हो जाएगा कंट्रोल्ड इंटरव्यू। तो ये हो गई आपकी एक इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 है लैंग्वेज एक्विजिशन ओनली अकर्स व्हेन। लैंग्वेज एक्विजिशन कब होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन यानी वही कि लैंग्वेज को एक्वायर करता है। ध्यान रखना, लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में बार बार कंफ्यूज मत होना। लर्निंग जो हम लोग अपना डेलिब्रेट प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं, और एक्विजिशन जो अपन डायरेक्ट एक्वायर कर लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो ये तो लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड, कि बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाए, तो ये भी लर्निंग में हो जाता है। द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, या फिर द चाइल्ड यहाँ पे एब्जॉर्व होगा, इसको एब्जॉर्व कर लेना, द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ये ऑप्शन 4 आपका कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना।
कि विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, मतलब वो अटेंशन देगा ही नहीं, अगर उसका बिल्कुल ही अटेंशन नहीं है तो थोड़ी ना सीख जाएगा। तो इसमें है द ऑप्शन नंबर 3, द चाइल्ड इज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। एक्सपोजर मतलब कि उसको वहाँ पे मौके मिल रहे हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको माहौल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। इसमें से सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में क्या चीज़ सही है? पहला है आपका, इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड नो फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। या फिर है, इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड नो फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। या फिर है, इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। या फिर इट इज़ कॉन्शियस प्रोसेस एंड फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि ये क्या है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है, इसमें हम कॉन्शियसली सीखते हैं, ठीक है, हमारा ब्रेन कॉन्शियस होता है उस टाइम पे। एंड फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, बच्चा क्लासरूम में जाता है तभी तो सीखता है सेकेंड लैंग्वेज। इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में 2 से 3 बार पूछा हुआ है। ये एक डेफिनेशन है कि लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लीसन। ग्लीसन का ये स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इन इंडिया इज अ लैंग्वेज यूज्ड। इंग्लिश जो है ना, इंडिया में कैसे यूज कैसे यूज की जाती है? फॉर वाइडर कम्युनिकेशन, या फिर फॉर प्रेस्टीज सिंबल, या फिर फॉर असेसिंग द क्वालिटी एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इंडिया में तो इंग्लिश हर पर्पस के लिए यूज की जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नो लॉन्गर अ पोजिशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। कि मतलब इंग्लिश की अब इन चारों ऑप्शन में से जो पोजीशन अब नहीं है वो क्या है? तो देखो, लिंक लैंग्वेज, यहाँ पे याद रखना ना, नो लॉन्गर बोला है, नो लॉन्गर अ पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। फर्स्ट है आपका लिंक लैंग्वेज, सेकेंड है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, थर्ड है ग्लोबल लैंग्वेज, या फिर है फॉरेन लैंग्वेज। तो लिंक लैंग्वेज के जैसे तो यूज़ करते ही हैं हम लोग। लिंक लैंग्वेज मतलब हो जाएगा कि दूसरी कंट्रीज से, या फिर मतलब कोई भी जैसे चीज़ है तो उससे हमको कनेक्ट करता है, तो लिंक लैंग्वेज तो है ही है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हमारी, ग्लोबल लैंग्वेज भी है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज अब नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है इंग्लिश, इसको अब हम लोग फॉरेन लैंग्वेज नहीं मानते हैं, ठीक है। इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द फर्स्ट डिबेट टेक प्लेस रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स। तो मतलब पहली डिबेट कब किया गया था कि मतलब इंडियन स्कूल में इंग्लिश को पढ़ाना चाहिए है? तो आपका 1835 में पहली बार डिबेट हुआ था, और ये आपका बी टेट में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। पहला डिबेट कब हुआ था? तो 1835 में हुआ था। 2 फरवरी 1835 में आपका पहला डिबेट हुआ था रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स। अब आपके पेपर 2 के प्रीवियस ईयर सीटेट क्वेश्चंस हैं इसमें। इसका मतलब जो इस चैप्टर से आए थे ये वाले क्वेश्चंस, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपका, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। इंडिया की जो लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम लोग और क्या कहते हैं? तो इसका है 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये आपने पढ़ा होगा कोठारी कमीशन के बारे में कि लैंग्वेज की जो पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 लैंग्वेज फार्मूला में ही है, ठीक है। तो इंडिया की लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी कौन सी होगी? आपकी 3 लैंग्वेज फार्मूला।
ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया? इनमें से कौन सा मतलब सही है लैंग्वेज के बारे में? इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, या फिर हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, या फिर इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ये तो आप लोग सबको पता है कि जो हिंदी है वो क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो इंग्लिश है वो क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश ऑफिशियल नहीं है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हिंदी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, अपने इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन 3 और 4 सही है। तो इसमें ये सी एंड डी वाला जो हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 को ठीक कर लो, सी एंड डी आर ट्रू। क्वेश्चन थर्ड है आपका, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजी इज। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसको स्ट्रेटजी के जैसे मतलब क्या है वो? तो टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेजेस एज अ लैंग्वेज, कि मतलब सारे सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दो और इंडियन लैंग्वेजेस को एक लैंग्वेज की जैसा पढ़ा दो, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, वो एक रिसोर्स है, ठीक। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुत सारी लैंग्वेज का एक साथ यूज़ करना, तो वो क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग में जब हम लोग ना मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं तो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, है ना, अलॉन्ग विथ इंडियन लैंग्वेज थ्रू द मीडियम ऑफ स्टेट लैंग्वेज, या फिर यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। तो इसमें आपका ये ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है टीचर, बच्चे की जो लैंग्वेज है उसी को एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहा है क्लास में टीचिंग लर्निंग के टाइम पे, ठीक है। अब क्लास में बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस को अपने साथ लेकर के टीचर उन बच्चों की लैंग्वेज को टीचिंग लर्निंग में यूज़ कर रहा है एज अ रिसोर्स। तो यही होता है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 असाइंस सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, दिस मीन्स दैट। मतलब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स दे के रखे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर सेकेंड ऑप्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज अ हिंड्रेंस, तो ये हिंड्रेंस तो नहीं होती एटलीस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वायलेट्स द मदर टंग, तो ये भी गलत होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट, जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है वो सपोर्ट करना चाहिए लर्निंग ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रीडर यूजेस हिज प्रायर नॉलेज मेकिंग सेमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्यूज and then move to more specific information. What model of reading the reader here adopts? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टॉप डाउन मॉडल। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे क्या किया, रीडर ने अपनी प्रायर नॉलेज को यूज़ किया, ठीक है, जो उसके पास पहले से नॉलेज थी। मान के चलो कि कोई वो स्टोरी है, ठीक, स्टोरी को मतलब कोई भी स्टोरी उसने पढ़ी तो उस स्टोरी से रिलेटेड उसके पास पहले से भी कोई इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। तो उसको उसने यूज़ किया, मान के चलो स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर टीचर ने पूछ लिए। एक एग्जाम्पल समझना, जैसे मान के चलो टीचर ने कोई स्टोरी को पढ़ाई बच्चों को, ठीक। अब उससे रिलेटेड बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो जब टीचर उससे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है तो बच्चा आंसर अपने मन से तो बता नहीं देगा। जब उसको याद रहेगा कि स्टोरी में ये सारी चीज़ें हुई तो उसके पास स्टोरी से रिलेटेड पहले से इंफॉर्मेशन है ना। तो उसने अपनी प्रायर नॉलेज को लगाया। उसके बाद क्या किया, सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्यूज, मतलब छोटे छोटे जो मतलब उसकी समझ के और मतलब कुछ सिंबल्स के थ्रू उसने अपने क्यूज डेवलप किए। उसके बाद वो फिर कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के तरफ गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी वो रैबिट और टॉर्टॉइज वाली जो स्टोरी थी, तो उसको जैसे मान के चलो टीचर ने बता दिया बच्चों को। अब बच्चे से रिलेटेड पूछा कि जो रैबिट है वो पहले क्यों पहुंचा, सॉरी जो टॉर्टॉइज है वो पहले क्यों पहुंचा, रैबिट पहले क्यों नहीं पहुंचा। तो अब बच्चा क्या करेगा,
याद करेगा कि अरे रास्ते में तो रैबिट था, वो सो गया था, उसको लगा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे करके वो आंसर अपने वर्ड्स में भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके पास उस स्टोरी से रिलेटेड पहले से इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यही होता है आपका टॉप डाउन मॉडल। जब हम लोग पूरे एक स्टोरी से धीरे धीरे मतलब छोटे की तरफ यानी क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इनमें से लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड क्या चीज सही है? फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। तो क्या पहली लैंग्वेज इंटरफेयर करती है सेकेंड लैंग्वेज सीखने में? नहीं। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लैंग्वेज लर्निंग हैज नथिंग टू डू विद द कंटेंट लर्निंग। every language is different and learning of language is also discrete। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। जो पहली लैंग्वेज होती है वो हमेशा क्या करती है? सपोर्ट करती है आपके सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन? नॉट एन ऑब्जेक्टिव है ना, ये नेगेटिव पूछा है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। तो पहला वाला आपका हो जाएगा द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर, है ना। क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ में आ गया है ना कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है लैंग्वेज का सीखने का। ठीक है, तो द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, तो भाई ये तो अच्छी बात है कि मतलब उसके अंदर कॉम्पिटेंस या समझ डेवलप होगी जो उसने सुना है। एबिलिटी टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन, एफर्टलेस एक्सप्रेशन, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये इसका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चे को कॉम्पिटेंस यानी एक क्षमता होनी चाहिए समझने की, है ना, क्षमता होनी चाहिए समझने की। ठीक है, जो उसने सुना है। फिर द एबिलिटी टू रीड विथ कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ के साथ पढ़ना। और फिर है एफर्टलेस एक्सप्रेशन मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं बिना किसी एफर्ट के बोल पाए। भाई अगर बार बार एफर्ट लगाना पड़े तो हम लैंग्वेज में मतलब उतने ज़्यादा मास्टर नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज के लिए। लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, तो हिस्ट्री जानने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज की। तो ये आपका नेगेटिव पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है आपका, अ लैंग्वेज टीचर आस्क लर्नर टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, लर्नर गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर सोर्सेज बिफोर राइटिंग सच टास्क एम्स एट। टीचर ने बच्चे को कहा कि एक पैराग्राफ लिखो स्कार्सिटी ऑफ वाटर के ऊपर, मतलब कि पानी की कमी के ऊपर। ठीक है, अब जो बच्चा है वो क्या किया, उसने इंफॉर्मेशन लेके आई साइंस से और सोशल साइंस की बुक से और कुछ अदर सोर्सेज भी यूज़ किए राइटिंग से पहले। तो ये जो टास्क है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, पैराग्राफ लिखना आपका लैंग्वेज का टॉपिक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का। बच्चे ने इंफॉर्मेशन कहाँ से यूज़ की, साइंस की और सोशल साइंस की बुक से और अदर सोर्सेज भी यूज़ किए। ठीक, तो जब इतनी सारी चीज़ें मिल जाते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, an English textbook of class 1 starts with pictures, poems, stories and end with the alphabet in the end. Which approach does this arrangement reflect in the language pedagogy? तो ये क्या होगा, एक जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है वो स्टार्ट क्या चीज़ से हुई, क्लास 1 की पिक्चर्स से, पोयम से, स्टोरीज से। ठीक है, और ख़त्म कहाँ पे जाकर के हुई, अल्फ़ाबेट पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका टॉप डाउन अप्रोच होगा। अगर यही ABCD से स्टार्ट हुआ होता और जा करके ये ख़त्म होता पोयम, पिक्चर, स्टोरीज वगैरह में, तो ये क्या होता आपका बॉटम अप हो जाता। लेकिन ये स्टार्ट किससे हुआ है, पिक्चर, पोयम, स्टोरीज और अल्फ़ाबेट पे जा करके ख़त्म हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा टॉप डाउन अप्रोच, मतलब टॉप से डाउन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, multilingualism in education multilingualism as a resource in education aims at।
इसका क्या होगा? मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स इन एजुकेशन एम्स एट, इसका एम क्या है? मेकिंग यूज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग। तो ये तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा कि यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर, मतलब जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसकी लैंग्वेज का यूज करना टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के दौरान एज अ रिसोर्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैल्प स्टैंड्स फॉर, ये इसका फुल फॉर्म पूछा है कि कैल्प का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैल्प का फुल फॉर्म होता है आपका कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश को क्या स्टेटस मिला है? तो वो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का इसको दर्जा मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैनी माइनर एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल करिकुलम एंड द नंबर ऑफ स्पीकर्स रिसीडिंग इन दोज लैंग्वेजेस। व्हाट इज दिस नोन इन सोशियो एजुकेशनल लिंग्विस्टिक। मतलब माइनर का मतलब क्या होता है? जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक, और जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो स्कूल करिकुलम में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में और ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है और वो बहुत लिमिटेड एरिया में बोली जाती हैं और वो स्कूल करिकुलम में भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही वो वाली लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो इस चीज़ को हम लोग सोशियो एजुकेशनल लिंग्विस्टिक में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज इंडेंजरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। और ये सब आपका लैंग्वेज डेथ, लैंग्वेज रिवाइवल है ना, लैंग्वेज माइनॉरिटी इन एजुकेशन, ये सब कंफ्यूजन वाले ऑप्शन है। इसका एक ही है, ये फैक्चुअल आंसर है, लैंग्वेज इंडेंजरमेंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज इज, लैंग्वेज क्या है? ठीक, अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म सिस्टम है या फिर अ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स रूल्स एंड मीनिंग, या फिर थर्ड है आपका आर ह्यूमन सिस्टम विच चेंज फ्रीक्वेंटली, या फिर अ रूल गवर्न सिस्टम। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक आपकी रूल गवर्न सिस्टम होती है। ठीक है, कैसी सिस्टम है? ये आपका रूल गवर्न सिस्टम होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है अ टीचर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ लर्नर। A teacher draws the attention of learner to individual sounds, words, and then sentences while teaching the listening skills. What approach does the teacher adopt? मतलब टीचर ने क्या किया? अटेंशन ऑफ लर्नर को, मतलब जो लर्नर का अटेंशन है किसके तरफ ड्रॉ किया? इंडिविजुअल साउंड, वर्ड्स, देन सेंटेंस, वाइल टीचिंग एंड टीचिंग द लिसनिंग स्किल्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। क्या कहा जाता है इसको? बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा पहले साउंड की तरफ गया, साउंड से फिर वो वर्ड के तरफ मूव किया, फिर वर्ड से सेंटेंस के तरफ मूव किया। ठीक, तो पहले साउंड आएगा, फिर वर्ड आएगा, फिर जैसे क्लॉज आ जाएगा, सेंटेंस। तो मतलब इतना समझ जाना, जब छोटे से वो बड़े की तरफ जाता है तो ये हो जाता है आपका बॉटम अप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज एज्यूम्ड टू बी अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बीच जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन हैपेंस एट एन अर्ली स्टेज वाइल लैंग्वेज लर्निंग टेक प्लेस लेटर। तो ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इसका। इसका मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो नेचुरल होती है और जो लैंग्वेज लर्निंग है वो डेलिब्रेट होती है या जानबूझ करके की जाती है, अपने कॉन्शियस माइंड के साथ अपन करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LAC स्टैंड्स फॉर। LAC का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। लैंग्वेज अक्रॉस द कल्चर, कंटेंट, ये सब चीज़ जो दिया है आपका, ये सब कंफ्यूजन के लिए है। इसका सिर्फ एक ही फुल फॉर्म है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत इन इंडिया टुडे इज। जो संस्कृत है वो आज के डेट में उसको किस चीज़ का दर्जा मिला हुआ है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो संस्कृत जो है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी है और क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा भी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 19 है
इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ। इंग्लिश को मतलब हमारी कंट्री इंडिया में कैसे जगह नहीं मिली, मतलब किस टाइप की जगह नहीं मिली, तो इसको फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसकी जगह नहीं मिली हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारे कंट्री में इंग्लिश को हमेशा सेकेंड लैंग्वेज में ही रखा गया, क्योंकि हर लैंग्वेज जो होती है, इंग्लिश एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में कोई हिंदी स्पीकर्स हैं और साउथ इंडिया में अलग टाइप का चलता है, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो सबकी मदर टंग बहुत सारी होती हैं और इंग्लिश क्या है, हर किसी को शुरू से नहीं आती है, तो इंग्लिश को इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज का दर्जा स्कूल करिकुलम में नहीं दिया गया, हमेशा इसे सेकेंड लैंग्वेज फिर का ही दर्जा दिया गया, या कहीं कहीं पे थर्ड लैंग्वेज भी इसको दर्जा दिया गया है कहीं कहीं पे, और फिर ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज का दर्जा इसको नहीं मिला है स्कूल करिकुलम में। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ टीचर आस्क्स हर लर्नर ऑफ क्लास 8 टू referred to the textbook of history and find a theme which can be connected with English language text for writing an essay. What is this practice known as? A teacher asks a learner of class 8 to refer to the text book of English. अब इसमें भी देखो मल्टीपल चीज़ों की बात हुई है यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, एंड फाइंड अ थीम विच कैन बी कनेक्टेड विथ इंग्लिश लैंग्वेज, तो एक हिस्ट्री का थोड़ा सा हो जा रहा है, थोड़ा इंग्लिश का लैंग्वेज है, तो बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के थ्रू एक कंटेंट तैयार किया जा रहा है, जैसे एसे है ना, तो एसे क्या है, इंग्लिश का है, टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री से ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स, ये आपने बहुत बार कर लिया है। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स का क्या मतलब होता है, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर, है ना, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर एज ए स्ट्रैटेजी इन स्कूल, स्ट्रैटेजी के जैसे इसको स्कूल में यूज करते हैं लैंग्वेज ऑफ लर्नर की। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इफ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज क्रैमिंग हिज और हर आंसर्स देन ही और शी वुड नॉट एबल टू। क्रैमिंग का मतलब होता है रटना, ठीक। अगर मतलब मान के चलो कि कोई भी बच्चा है वो अपने आंसर्स को क्या कर रहा है, क्रैम कर रहा है या फिर लर्न कर रहा है, मतलब रट रहा है, तो वो क्या चीज़ को अचीव नहीं कर पाएगा, तो क्रिएटिव राइटिंग को वो अचीव नहीं कर पाएगा। क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पास ना मतलब वो खुद का कुछ दिमाग लगाए, है ना, उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उसमें ये नहीं है कि कोई भी चीज़ उठाया, देखा, छाप दिया, ऐसा नहीं। अपना खुद का दिमाग चलाना उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, खुद का इंटरेस्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो और क्रिएटिविटी के लिए ओरिजिनैलिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बाकी चीज़ें हैं, जैसे अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर, रट करके वो क्वेश्चन आंसर तो अटेम्प्ट कर सकता है, वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट कर सकता है, स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकता अगर वो क्रैमिंग कर रहा है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा है, ही और शी वुड नॉट एबल टू, ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय एनसीएफ 2005 फॉर टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पे फिर से आपका ऑप्शन सॉरी ये नॉट पूछा है ना, नॉट द ऑब्जेक्टिव, तो पहला वाला इसका हो जाएगा, टू नेगोशिएट देयर लर्निंग गोल्स एंड इवेलुएट देयर ओन प्रोग्रेस, एडिट, रिवाइज एंड देयर ओन वर्क, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। टू यूज डिक्शनरी सुटेबल टू देयर नीड्स, ये भी पॉजिटिव है ना। टू एबल टू आर्टिकुलेट इंडिविजुअल्स पर्सनल रिस्पॉन्सेस इफेक्टिवली, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो बचता है आपका 4। टू प्रमोट लर्नर्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इन द टर्म्स ऑफ हेडिंग, पैराग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये कोई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, कि वो प्रिंटेड टेक्स्ट वगैरह हैं उसी का मतलब लर्नर का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको मतलब प्रमोट करे, तो ऐसा कोई उसका वो नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन, ये जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है ये क्या चीज़ पे बेस्ड रहती है, तो इसका ये फैक्चुअल आंसर है ह्यूरिस्टिक रीजनिंग।
ह्यूरिस्टिक रीजनिंग, इसको हम लोग ह्यूरिस्टिक को क्या कहते हैं, और डिस्कवरी लर्निंग भी कहा जाता है इसको। इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम, जहाँ पे भी दिखे ह्यूरिस्टिक रीजनिंग को आप टिक लगा दीजिएगा, ये इसका फैक्चुअल आंसर है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक को अनदर वर्ड्स में अपन डिस्कवरी लर्निंग या डिस्कवरी रीजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर्स टू। ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है इसका क्या मतलब है, मतलब ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएटनेस, या फिर हो जाएगा आपका एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएटनेस, ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका ये ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा रेफर्स, यहाँ पे आप शायद यहाँ पे नॉट होगा जो कि बुक में नहीं दिया गया है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नॉट रेफर्स टू होता, तब आपका ऑप्शन 4 सही होता। लेकिन यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे ये दिया है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर्स टू, तो अगर लैंग्वेज का आप प्रोफिशिएंट हो, है ना, तो उसमें फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस भी होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नॉट रेफर्स टू, तब हम लोग 4th लगाते। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को अगर नॉट होगा तो एफिशिएंसी लगा लेना, और अगर प्रोफिशिएंसी होगा तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड। एक अच्छी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, पहला वाला है आपका कंटेन्स लर्नर सेंटर्ड मटेरियल। इसके अंदर लर्नर सेंटर्ड मटेरियल तो होना चाहिए भाई, लर्नर या स्टूडेंट सेंटर्ड मटेरियल ही होना चाहिए टेक्स्ट बुक में। कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल्स, तो ये भी आपका सही है ना। टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, कंटेंट रिलेटेड मटेरियल्स होना चाहिए। इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल्स थ्रू आउट, ये भी आपका पॉजिटिव है। हैव मोर एंड मोर सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंटैक्टिकल आइटम्स होने चाहिए इसके कंटेंट में। तो इसके ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपका ए, बी और सी इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और सी। ठीक है, तो ये तीनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग ए, बी और सी करके इसका आंसर ऐसे लगा लेना, क्योंकि इसका अगर पूछेगा तो डायरेक्ट ए, बी, सी, डी इनमें ऐसे करके पूछेगा, तो डी वाले को कट करके आप लोग ए, बी, सी तीनों को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदु सुनीता while teaching a lesson on atom from the science textbook gave her students activity based on theme। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि while teaching a lesson on atom from the science textbook gave her students activity based on themes। okay, the activity included vocabulary and debate on the uses of atomic energy। what is this strategy known as। फिर से यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स का यूज हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज अ प्री रिक्वेसाइट टू लर्न अ लैंग्वेज। ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। डैश इज अ प्री रिक्वेसाइट टू लर्न अ लैंग्वेज, या फिर किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए जो प्री रिक्वेसाइट या पहली शर्त होती है वो हमेशा मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इनमें से लैंग्वेज कंपोनेंट क्या नहीं है ना। लैंग्वेज कंपोनेंट क्या चीज़ नहीं है, स्ट्रक्चर, साउंड, स्क्रिप्ट, या फिर हो जाएगा वोकैब्युलरी। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चर साउंड इसमें होता है लैंग्वेज में या फिर नहीं, या फिर साउंड या स्क्रिप्ट, या फिर हो जाएगा आपका वोकैब्युलरी। तो स्क्रिप्ट जो है वो इसका मतलब लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है। बाकी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये सारी चीज़ स्ट्रक्चर्स में आते हैं। ठीक, साउंड तो होता ही होता है, वोकैब्युलरी भी होती है, लेकिन स्क्रिप्ट कोई लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट अ लर्नर ऑलरेडी नो। द लैंग्वेज द इन्फ्लुएंस इज, मतलब कि
जो प्रोसेस है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का वो प्रभावित होता है उस लैंग्वेज से जिसको लर्नर पहले से ही जानता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो ये होता है लैंग्वेज ट्रांसफ़र। जैसे कि बच्चा जब दूसरी लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है, तो जो लैंग्वेज जो है वो पहले से जानता है ना, तो वो क्या करती है, हेल्प करती है। तो इससे वो इन्फ्लुएंस हो रही है वो लैंग्वेज जो वो पहले से ही जानता है। तो एक तरीके से क्या है, ये लैंग्वेज का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, द लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लैंग्वेज दैट लर्नर्स ऑलरेडी नो। मतलब जो सेकेंड लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस आ रही है या प्रभावित हो रही है जिसे लर्नर पहले से जानता है। इस प्रोसेस को अपन लैंग्वेज ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कॉम्पिटेंसी एरिया which gives a language learner in progress the ability to communicate competencies are, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रामर एंड फोनेटिक्स हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि दो कॉम्पिटेंसी एरिया जहाँ पे बच्चे को या उसको क्या मिलता है, मतलब कि कम्युनिकेट करने की मतलब कॉम्पिटेंसी मिलती है, तो वो हो जाएगा आपका ग्रामर और फोनेटिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस विथ रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। पॉवर्टी यानी यहाँ पे इसको कमी के जैसे ट्रीट करेंगे कि अगर स्टिमुलस की कमी है ना, विथ रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन अमंग यंग लर्नर इम्प्लाइज। अच्छा, ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन होगा यहाँ पे 31 वाला, इसको ना आपका ये थर्ड वाला सही होगा, लिंग्विस्टिक्स एंड सोशियो कल्चरल, इसका सही हो जाएगा। टू कॉम्पिटेंसी एरिया विच गिव्स अ लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस, है ना, यहाँ पे प्रोग्रेस भी है, इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी आर, ठीक है। कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी या तो लिंग्विस्टिक्स हो जाएगा और सोशियो कल्चरल हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है, तो इसका आप ऑप्शन नंबर 3 सही करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में फरवरी 2014 में। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन अमंग यंग चिल्ड्रेन एम्प्लाइज दैट दे वुड, अगर स्टिमुलस की कमी है तो उनको क्या चाहिए है ना। यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस, अगर मान के चलो उनको स्टिमुलस ही नहीं मिल रहा है तो उसको मतलब क्या चाहिए है, तो उसमें हो जाएगा नीड मोर स्टिमुलस एट होम फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस प्रोवाइड करो घर में ताकि वो लैंग्वेज को अच्छे से लर्न कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, एंकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू लव द वर्ल्ड and to imagine a peaceful future and caring for the students and encouraging the students to care for other, this education is, बच्चे को encourage करना कि दुनिया को प्यार करो और दुनिया में मतलब कि अच्छा एक पीसफुल फ्यूचर मतलब आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए जो मतलब पेड़ होना चाहिए, पानी होना चाहिए, एक अच्छी दुनिया होनी चाहिए, है ना। एंड केयरिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू केयर अदर, मतलब बच्चों की भी केयर करो, बच्चों को बोलो कि मतलब आप भी सामने वाले की केयर करो। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो एजुकेशन किसके अंदर आती है, तो वो होती है आपकी वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्राई ऑफ अ चाइल्ड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई ऑफ अ चाइल्ड इज, बच्चे का जो क्राई है वो क्या है, तो इसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। ये क्या है आपका साइन लैंग्वेज होता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।